हम आपको यह बताएंगे कि मुस्लिम मैनिफेस्टो और मंगल सूत्र के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो चुनावों के सारे समीकरण बदल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया था, कांग्रेस उस आरक्षण को यूपीए की सरकार में धर्म के आधार पर मुसलमानों के साथ बांटना चाहती थी और इस मुद्दे पर अब भी उसकी मंशा में कोई बदलाव नहीं आया है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। कांग्रेसी जहां भी आए, आपको मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में मिलने आ जाए, जरा खड़े रख करके पूछो, कर्नाटका, आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहब के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था? % ओबीसी हैं, 16.6% दलित हैं, 8.6% आबादी आदिवासी समुदाय की है और इसीलिए इन वर्गों के कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने का यह मुद्दा चुनावों में बहुत बड़ा बन सकता है। ब्रेकअप आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। कुल मिलाकर यह आबादी हो जाती है 77.2% की। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि यूपीए की सरकार में इन वर्गों के कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कितनी सही है, कितनी सच है। तो आज इसका भी एक फैक्ट चेक हम आपके सामने करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस यही चाहती थी और आज भी क्या उसके विचार यही हैं। कांग्रेस के इस साल के घोषणा पत्र में, यानी 2024 के घोषणा पत्र में यह कहीं नहीं लिखा है कि वो मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अलग से आरक्षण देगी। कांग्रेस लिखती है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि भारत के अल्पसंख्यकों को नौकरी, शिक्षा और बाकी के क्षेत्रों में उचित हिस्सेदारी मिले, लेकिन वो कहीं भी अपने मैनिफेस्टो में यह नहीं लिखती कि वो अल्पसंख्यक वर्ग को या मुसलमानों को आरक्षण ही देगी। और इसीलिए कांग्रेस अभी बार बार यह बात कह रही है कि उसने अल्पसंख्यकों या मुसलमानों को आरक्षण देने का कोई वादा नहीं किया है और यह बात कुछ हद तक सही भी है। अगर आप इस बार के कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखेंगे तो इसे बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वर्ड प्ले, यानी शब्दों के साथ इसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ खेला है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जो उन्हें कहना है वो कह भी दें और बाद में कोई साबित भी ना कर पाए। मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूं। कांग्रेस पार्टी के वर्ष 2014 का घोषणा पत्र आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2024 का, इस साल का घोषणा पत्र देख लीजिए। उसमें कांग्रेस कहती है, वी विल एंश्योर दैट द माइनॉरिटीज रिसीव देयर फेयर शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और उससे पहले एक और पॉइंट में कांग्रेस लिखती है, वी विल एनकरेज एंड असिस्ट स्टूडेंट्स एंड यूथ बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटीज to take full advantage of the growing opportunities in education,
एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, सर्विसेज, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड अदर फील्ड्स। तो एक जगह कांग्रेस कह रही है, यह मैंने कल भी आपको बताया था, कि हम एनकरेज करेंगे, और दूसरी जगह कह रही है कि हम एंश्योर करेंगे। एनकरेज करने का मतलब है हम प्रोत्साहन देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, जिसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। एंश्योर करने का मतलब होता है हम सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उन्हें शिक्षा में और एम्प्लॉयमेंट में यानी रोजगार में उनका शेयर मिले। अब बड़ी बात यह है कि आप प्रोत्साहन तो दे सकते हैं, सुनिश्चित कैसे करेंगे? तो शब्दों में इसमें छुपा हुआ है कि अगर सुनिश्चित करना है तो सुनिश्चित करने के लिए कोई ना कोई नया कानून लाना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी गारंटी देनी पड़ेगी कि कानूनन उन्हें उनका यह शेयर मिले, और वो गारंटी होती है आरक्षण। लेकिन ये 2024 का घोषणा पत्र है, और इसमें हम अब भी आपको यह बता सकते हैं कि इसमें ना तो मुसलमानों का नाम है कहीं भी, और ना ही आरक्षण के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जो लिखा है वो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है। इसके मतलब अलग अलग हो सकते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक वर्ड प्ले है। अब देखिए, अब हम कांग्रेस के वर्ष 2014 के घोषणा पत्र की बात करते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने यह वादा किया था कि वो सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, हमारे देश में होता यह है कि लोग घोषणा पत्रों को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग भी घोषणा पत्र नहीं पढ़ते हैं, और कई बार तो मीडिया में भी और बड़े बड़े नेता भी घोषणा पत्रों को ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो 2014 का घोषणा पत्र आज मैं लेकर आया हूं, मेरे हाथ में है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने साफ साफ लिखा था कि कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए कदम उठाए थे, और अगर चुनावों में उसे फिर से जीत मिली तो वो ये वादा करती है कि अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के लिए एक योजना बनाई जाएगी, और पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी उन्हें आरक्षण देगी। देखिए, 2024 के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यह बात सही है, लेकिन 2014 के घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है। एक बार मैं पढ़कर सुना भी देता हूं आपको। देखिए, द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू एड्रेस द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड माइनॉरिटीज बाय एमिंग टू प्रोवाइड देम रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। साफ साफ लिखा है कि हम अल्पसंख्यक वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है उसे हम शिक्षा में आरक्षण देंगे और रोजगार में भी आरक्षण देंगे। फिर आगे लिखा है, वी विल परस्यू दिस मैटर क्लोजली इन कोर्ट एंड एंश्योर दैट द पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन। कल हमने आपको बताया था कि 2004 से 2014 तक 10 वर्ष में यूपीए की सरकार ने कम से कम 5 बार यह कोशिश की कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल जाए, लेकिन हर बार ये कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये कानून बन नहीं पाया, और हर बार अदालतों ने इस पूरी स्कीम को रोक दिया, इस योजना को उन्होंने लागू होने से रोक दिया। हर बार कोई ना कोई कानूनी अड़चन आ जाया करती थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार ये नहीं कर पाई। तो जब 2014 का चुनाव हो रहा था, उससे पहले उन्होंने घोषणा पत्र में यह बात लिखी है कि हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, और अदालत में भी हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि अदालतों में जो कानूनी अड़चनों में यह मामला फंस जाता है, इस बार ऐसा ना हो, और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमारी जो योजना है ये प्रॉपर लेजिस्लेशन यानी पूरा एक नया कानून बनाकर इसे हम लागू कर पाएं। साफ साफ लिखा हुआ है, हम कानून भी बनाएंगे, हम अदालतों में जो ये मैटर चल रहा है इस पर भी कड़ी नजर रखेंगे, और हम ये सुनिश्चित करेंगे, एंश्योर करेंगे, ये लिखा है कि दिस पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू प्रॉपर लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है कि कानून बनाकर हम इसे लागू करेंगे। लेकिन 2014 में उन्होंने यह वादा किया, 2024 में वे भूल गए, और इस बार जो उन्होंने वादा किया है, वादा तो लगभग वैसा ही है, लेकिन शब्दों का प्रयोग अलग तरीके से किया है। इससे यह बात साबित होती है कि कांग्रेस यूपीए की सरकार में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहती थी, और जरूर चाहती थी,
और आज वो अपने मौजूदा घोषणा पत्र की भाषा को बदलकर इससे मुकर नहीं सकती। 10 साल पुरानी बात है ये। सच्चाई यह है कि वर्ष 2014 में कांग्रेस ने सच कहा था कि उसने अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बिल्कुल सच कहा। और यहां अल्पसंख्यकों से उसका मतलब मुसलमानों से ही था। वर्ष 2004 में जब हमारे देश में यूपीए की सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तब 29 अक्टूबर 2004 को, तिथि आप याद रखिएगा, 29 अक्टूबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अगुवाई में एक आयोग का गठन हुआ, जिसे भारत के अल्पसंख्यकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी आजकल संविधान और लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस आयोग की अगुवाई करने वाले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने ही वर्ष 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट दी थी और इसके बाद ही वो वर्ष 1990 से 91 के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और बाद में उन्हें कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया और फिर राज्यसभा का सांसद भी बना दिया। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में बहुत कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने के बाद राज्यसभा के सदस्य कैसे बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस परंपरा को शुरू किया था और उन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा का सदस्य बनवाया था। इसके अलावा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा वर्ष 2004 तक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे और बाद में यूपीए की सरकार ने उन्हीं की अगुवाई में अल्पसंख्यकों के लिए एक आयोग बना दिया और इसी आयोग ने वर्ष 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए आरक्षण को लेकर बाकायदा कई सिफारिशें की गई थी। अल्पसंख्यकों के आरक्षण को लेकर इस आयोग ने सिफारिश की थी। इसमें लिखा था कि अल्पसंख्यकों को पिछड़ा मानते हुए सरकार को उन्हें नौकरियों में 15% आरक्षण देना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप, 15% आरक्षण अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए। इस 15% आरक्षण में भी 10% आरक्षण अकेले मुसलमानों के लिए होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान कुल अल्पसंख्यकों का 73% हैं। यह बात आपको पता नहीं होगी, जब हम अल्पसंख्यक वर्ग की बात करते हैं तो इस पूरे वर्ग में 73% मुसलमान हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि अगर ऐसा संभव न हो तो ओबीसी आरक्षण का 8.2% हिस्सा अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए और इनमें भी 6% कोटा अकेले मुसलमानों के लिए आरक्षित होना चाहिए। फिर से एक बार आप जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। ओबीसी आरक्षण में से 8.2% आरक्षण अल्पसंख्यकों को मिले और 8.2% अल्पसंख्यक आरक्षण में से भी 6% आरक्षण अकेले सिर्फ मुसलमानों को मिले। ये जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था और कांग्रेस को यह आइडिया वहीं से आया था। और इसी आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि दलित समुदाय के जो लोग इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म को अपनाते हैं, ये हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं जिसमें लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि दलित वर्ग के जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद इस्लाम अपना रहे हैं या ईसाई धर्म अपना रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन होने के बाद भी शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा उनका सुरक्षित रहे। और यह एक ऐसी सिफारिश थी जिसमें धर्म परिवर्तन में आरक्षण की रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी है। जो एससी एसटी इस्लाम या ईसाई धर्म को अपना लेंगे, उनका एससी और एसटी का दर्जा बरकरार रहेगा, उनका आरक्षण बरकरार रहेगा। लेकिन हमारे देश की अदालतों ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को पहले 5% और फिर 4.5% आरक्षण देने के कांग्रेस सरकार के उस समय के फैसले को पलट दिया। इसलिए यूपीए सरकार केंद्र में इन सिफारिशों को लागू नहीं करवा पाई, वरना यूपीए सरकार उस समय अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी और एक बाकायदा पायलट प्रोजेक्ट बनाकर उन्होंने आंध्र प्रदेश में सबसे पहले इसे लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने उसे रोक दिया।
अगर उस समय ये पायलट प्रोजेक्ट लागू हो जाता, आंध्र प्रदेश में ये सब लागू हो जाता, तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश में, पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर भी ये आरक्षण अब तक लागू हो चुका होता। ये तो अदालतें थी जिन्होंने कानूनी अड़चन पैदा कर दी और फिर इसे होने नहीं दिया और कहा कि ये न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। आज आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि वर्ष 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक और मुसलमानों के पहले हक को लेकर बयान दिया था, तब यह बयान अचानक नहीं आया था, इसे बहुत सोच समझ कर दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह बयान 9 दिसंबर 2006 को दिया, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आए हुए सिर्फ 22 दिन हुए थे। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है और मैं आपको क्यों बता रहा हूं इसके बारे में। यह वही रिपोर्ट है जिसमें मुसलमानों की स्थिति को दलितों से भी खराब बताया गया था और यह सिफारिश की गई थी कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की उचित हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए बड़े फैसले सरकार को लेने चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है। 17 नवंबर को यह रिपोर्ट आई और इसके ठीक 22 दिन बाद 9 दिसंबर 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह कहा कि अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक विकास के लाभ में समान रूप से भागीदार बनने के लिए सशक्त होने चाहिए और संसाधनों पर पहला दावा उनका ही होना चाहिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 2006 में जब यह बयान दिया, तब उसी साल 29 जनवरी 2006 को यूपीए सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया था और यह पहली बार हुआ था जब किसी सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया। और सोचिए, जिस साल यह अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, उसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह बयान दिया। हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए आई थी क्योंकि संविधान सभा हिंदू धर्म में निम्न और पिछड़ी जातियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना चाहती थी। जैसा आप जानते हैं, हिंदू धर्म जो है, हिंदू समुदाय अलग अलग जातियों में बटा हुआ है और उसमें जो पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव होता है, उससे खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और उस समय यह सोचा गया कि अगर इन जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिल गया तो इनके साथ भेदभाव कम हो जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। लेकिन बाद में हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने इस आरक्षण को मुस्लिम तुष्टीकरण का भी हथियार बना लिया और मुसलमानों में पिछड़े लोगों का एक अलग वर्ग बनाकर उन्हें आरक्षण देने की कोशिश हुई। जबकि सच्चाई यह है कि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था है ही नहीं, और क्योंकि इन धर्मों में जातियां नहीं है और जातियों के आधार पर होने वाला भेदभाव भी नहीं है, इसलिए आरक्षण का सिद्धांत इन धर्मों के लिए लागू होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा आज से नहीं, बहुत पहले से करती आई हैं और वो ये कहती हैं कि आरक्षण से ही सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों को उचित हिस्सेदारी मिल सकती है, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2006 में सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि देश में यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले सिर्फ 3% उम्मीदवार मुसलमान थे, जबकि देश में उनकी आबादी 14% से ज्यादा थी। और यह बात सही भी है। कांग्रेस की सरकारों में 2 से 3% मुस्लिम छात्र ही यूपीएससी की परीक्षाओं में पास हुआ करते थे। जैसे मैं आज कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। वर्ष 2010 में सिर्फ 21 मुसलमान यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए, 2011 में 31 मुसलमान छात्र, वर्ष 2012 में 30, 2013 में 34 मुस्लिम छात्र पास हुए और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब यह आंकड़ा 50 तक पहुंचा हो या 5% तक पहुंचा हो। लेकिन जिस मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाए जाते हैं, उसी मोदी सरकार में वर्ष 2016 में पहली बार 52 मुस्लिम छात्र यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए। 2017 में 50 मुस्लिम छात्र यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए और इस साल 51 मुस्लिम उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा में पास होकर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनेंगे। और यूपीए की सरकार में मुस्लिम उम्मीदवारों की जो हिस्सेदारी 3% हुआ करती थी, वो पहली बार मोदी सरकार में इस साल 5% हो गई है, जबकि मोदी सरकार को अक्सर मुस्लिम विरोधी बताया जाता है। तो यूपीएससी के परीक्षा में
मुसलमानों की संख्या का एक ग्राफ आपकी स्क्रीन पर है। एक बार ध्यान से बड़ी स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए। मैं हट जाता हूं और यहां पर आप देख लीजिए कि नीले रंग में जो आपको बार दिख रहा है ये यूपीए सरकार के दौरान का है। 2010 से हमने ये आंकड़ा लिया है, 2010 से 2023 तक। नीले रंग में जो आपको दिख रहा है ये यूपीए सरकार के दौरान है, जब 3% या 2.8, 2.4% मुस्लिम उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा में पास होते थे। और जब से मोदी सरकार आई है ये आंकड़ा 5% के पार चला गया है। आप यहां पर देख सकते हैं। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि जो नेता सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं, यह दलील सही नहीं है और उनके बयान भी सही नहीं है। ये जितने मुसलमान इस बार पास हुए हैं, 51 मुस्लिम छात्र इस बार यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए हैं। ये सारे छात्र बिना आरक्षण के पास हुए हैं, अपनी काबिलियत पर पास हुए हैं, अपने टैलेंट पर पास हुए हैं, अपने परिश्रम पर पास हुए हैं। और हम इन सब मुस्लिम छात्रों को बधाई देना चाहते हैं। और हमारे जो मुस्लिम दर्शक हैं, हमारे जो मुस्लिम परिवार इस समय हमें देख रहे हैं इस देश के, उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहेंगे? क्या आप अपने बच्चों को इन 51 उम्मीदवारों की तरह नहीं बनाना चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा भी आईएएस बने, सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करे, आईआईटी में जाए, आईआईएम में जाए, बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने? आप क्या ये नहीं चाहेंगे? और क्या इसके लिए सिर्फ आरक्षण ही जरूरी है? ये सारे बच्चे बिना आरक्षण के पास हुए। मुस्लिम आरक्षण के अलावा कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप भी लग रहा है कि वो लोगों की संपत्ति, उनका सोना और हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र को भी घुसपैठियों में बांटना चाहती है। और प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो पहले दिन जब उन्होंने यह मुद्दा उठाया, पूरा देश हैरान हो गया कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया कैसे, और ये प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके मुंह से गलती से निकल गया हो। लेकिन उन्होंने अगले दिन अलीगढ़ में भी यही बात कही, और फिर आज राजस्थान में एक बार फिर से, और फिर छत्तीसगढ़ में उसके बाद अपनी रैलियों में फिर से उन्होंने यही भाषा और यही आरोप दोहराए और कहा कि इसके पीछे अर्बन नक्सल वाली सोच है, माओवादी सोच है। और उनके 1.5 मिनट के भाषण से कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। आज उन्होंने कहा कि मैंने एक 90 सेकंड का भाषण दिया जिसमें मैंने कुछ सच्चाई लोगों को बताई, और उसके बाद से कांग्रेस में खलबली है। देखिए आज उन्होंने क्या कहा। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा। और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो,
हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। बताइए, आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत। कांग्रेस पार्टी का इस साल का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं, जिसका नाम है न्याय पत्र। और इसमें क्या लिखा है वो आपको पढ़कर बता देता हूं। इसमें लिखा है, वी विल एड्रेस द ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम थ्रू सुटेबल चेंजेस इन पॉलिसीज। यानी हम ऐसी नई योजनाएं बनाएंगे जिससे संपत्ति और आय में जो लोगों में अंतर आ रहा है उसे दूर किया जा सके, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन वो कैसी योजनाएं बनाएंगे, क्या कहेंगे, ये बात इसमें स्पष्ट नहीं है। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र ये बात जरूर कहता है। एक बार देखिए, बड़ी स्क्रीन पर एक बार पढ़कर देखिए आप, हिंदी में भी आपके लिए खास तौर पर हम बनाकर लाए हैं इसको। कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी, ऐसा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। और खास तौर पर कहा है कि वो पॉलिसीज में, यानी नीतियों में बदलाव करेगी। अब नीतियों में बदलाव, अगर वो सरकार में आती है तो नीतियों में बदलाव का मतलब होता है कानून में बदलाव करेगी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के इन आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया है। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने अपने इस बार के घोषणा पत्र के पेज नंबर 28 पर वही लिखा है कि वो देश की नीतियों में बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी, ऐसा लिखा है उसने। इससे आप समझ सकते हैं कि संपत्ति को बांटने का जो मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है, ये काल्पनिक नहीं है। इसका जिक्र कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझकर, बहुत अच्छी, शानदार, संयमित भाषा में अपने घोषणा पत्र में किया है। हालांकि इस बयान पर आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहा कि देश में लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन कभी कांग्रेस ने लोगों से उनका पैसा, सोना और महिलाओं से उनका मंगलसूत्र लेकर किसी और को नहीं दिया है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो प्रधानमंत्री के आरोपों पर यह कांग्रेस का स्पष्टीकरण था, यह जवाब था कांग्रेस का। और कांग्रेस ने यह जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को चुना, जो खुद महिला हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के मंगलसूत्र की बात की थी, इसलिए उस आरोप का जवाब देने के लिए भी कांग्रेस ने एक महिला नेता को ही सामने उतारा है। कांग्रेस के बाद आपको याद होगा, कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत की है। अब सीपीआई ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी है और कहा है कि यह हेट स्पीच है। और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लोगों से उनका पैसा, सोना और संपत्ति लेकर उन लोगों में बांटना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं। और उमर अब्दुल्ला ने भी आज कहा है कि अल्पसंख्यक मुसलमानों से बहुसंख्यक हिंदुओं को खतरा कैसे हो सकता है। 140 करोड़ के वजीर आजम
को क्या ये जेब देता है ऐसे जुमले कि मुसलमानों को तकसीम करेंगे, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। अमित शाह एक और उनके 6 बहना वहां भी साथ। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। मौजूदा जो हालात है, जो फिरकापरस्ती ताकत है, जो यहाँ पे लोगों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, अफसोस होता है मुझे कि यहाँ ऐसी ऐसी तकरीरें होती हैं, हो रही हैं बाकी मुल्क में, एक तनाव और एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे नाब, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%, 14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है? हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए। और इस राजनीतिक संघर्ष के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार हनुमान जयंती के मौके पर अपने चुनावी भाषण में हनुमान चालीसा का मुद्दा उठा दिया और पिछले दिनों बेंगलुरु में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनने पर भी लोगों को पीटा जाता है, जबकि बीजेपी के शासन में लोगों की आस्था पर कभी उंगली नहीं उठाई जाती। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मानपूर्वक निमंत्रण दे और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाइयों? कुछ दिन पहले ही रामनवमी बीती है। कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में, वरना पहले और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने तो, और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है। राम राम सा, कोई किसी को मिले तो पहले मुंह से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। और हमारे किरोड़ी लाल ऐसे हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते थे। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे,
ये भाजपा की गारंटी है। तो इस चुनाव को अगर आप ब्लैक और व्हाइट में देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि अब ये चुनाव ब्लैक एंड व्हाइट में असल में तब्दील हो चुका है और हिंदू और मुसलमान ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इस चुनाव में भी आपको ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और फिर G20 में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी अचानक से अपने चुनावी भाषणों में इतना हार्ड हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अब वो हनुमान चालीसा का जिक्र कर रहे हैं, रामनवमी का जिक्र कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि घुसपैठियों को आपकी संपत्ति दे दी जाएगी। जब वो अपनी लोकप्रियता के चरम पर हैं, उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है, तो फिर उन्हें भारत के इन चुनावों में इस तरह के मुद्दों की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा और लोग इससे बहुत प्रकार के चुनावी गणित को जोड़कर देख रहे हैं। इसके 4 बड़े कारण हो सकते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी इन चुनावों में ये बात कर रहे हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावों में बीजेपी के कोर वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बीजेपी को विकास के लिए या पेट्रोल डीजल के दामों के लिए वोट नहीं देता, बल्कि वो बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से जुड़े उन मुद्दों के लिए वोट करता है जिन पर अब तक प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में कभी बात नहीं करते थे, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों तक एक भी बयान आज तक नहीं दिया। लोग हैरान क्यों हो रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है 10 साल में उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, तो फिर अब क्यों? तो पहली बात तो यह है कि बीजेपी का जो हार्ड कोर वोटर है वो उनसे शायद यही सुनना चाहता है। दूसरा, हमारे देश के लोग विकास के नाम पर कभी वोट देते ही नहीं है। हमारे देश में ज्यादातर जो वोटिंग होती है या तो वो कर्ज माफी, फ्री बीज और अपने अधिकार छीनने की आशंका के मुद्दे पर होती है या फिर धर्म के मुद्दे पर लोग वोट डालते हैं। लेकिन विकास के नाम पर कभी कोई सरकार चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में नहीं आई है। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव दोबारा से इसलिए जीता था क्योंकि उसने चुनावों से पहले देश भर में किसानों के कर्ज माफ कर दिए और देश में लोगों को मनरेगा योजना के तहत हर साल 100 दिन रोजगार की गारंटी दी और कर्ज माफी और मनरेगा की योजना ने यूपीए सरकार को वर्ष 2009 का चुनाव दूसरी बार लगातार जितवाया था। लेकिन वर्ष 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया तो बीजेपी चुनाव हार गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में विकास का मुद्दा चुनाव में फ्लॉप हो जाता है और फ्रीबीज और धार्मिक तुष्टीकरण हमारे देश में वोटों की गारंटी बन जाते हैं। और ये सिर्फ आपको लगता होगा भारत में होता है, ऐसा नहीं है। भारत में नहीं, दुनिया भर में यही फॉर्मूला है। एक दिन पहले ही मालदीव्स में संसदीय चुनाव के नतीजे आए हैं और इन चुनावों में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी ने 93 में से 68 सीटें जीत ली है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वहां भी धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा गया और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने इस्लाम धर्म को एक बड़ा मुद्दा बना दिया, जबकि वहां की विपक्षी पार्टियां विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो राष्ट्रपति मुइज़ू इसलिए चुनाव जीत पाए क्योंकि उन्होंने हार्ड कोर इस्लाम के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। मालदीव्स में अगर आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले जो लोग रोजा नहीं रख रहे थे उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया, उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया था। तो धर्म का मुद्दा वहां मालदीव्स में भी चलता है और यहां भारत में भी चलता है और हर जगह चलता है। इसके अलावा चुनाव में वोटर्स के दिमाग में जब तक अपने भविष्य को लेकर आशंका और अपने वर्तमान को लेकर आक्रोश ना हो तब तक वो वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। तो ये आज हम आपके लिए वोटर्स के दिमाग का एक एक्सरे कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि वोटर के दिमाग में क्या क्या चलता है। एक बहुत बड़ी बात हमारे देश में वोटर के दिमाग में यह है कि वो या तो अपने भविष्य को लेकर आशंकित हो तब वो बाहर निकलता है,
या अपने वर्तमान को लेकर आक्रोश हो, यानी आशंका और आक्रोश वोटर को वोट डालने के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए कई बार हम ये कहते भी हैं कि वोटर बड़ी संख्या में तब निकलता है जब या तो वो किसी को लाना चाहता है सत्ता में या फिर किसी को सत्ता से हटाना चाहता है। और इस बार शायद वोटर उदासीन इसलिए है क्योंकि दोनों ही मुद्दे उसके दिमाग में नहीं है। जैसे देश के बहुत सारे लोग अभी सर्वाइवल मोड में नहीं बल्कि नॉर्मल मोड में है, शांति काल में है, क्योंकि उन्हें मोदी सरकार में आंतरिक सुरक्षा मिल रही है, सड़कें बढ़िया मिल रही हैं, हाईवेज एक्सप्रेसवेज मिल रहे हैं, विकास के दूसरे लाभ मिल रहे हैं, मुफ्त राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना मिल रही है, मुफ्त बिजली पानी दूसरे लाभ राज्य सरकारें उन्हें दे रही है। तो लोगों को आधी बढ़िया योजनाएं मिल रही हैं मोदी सरकार से, जिसमें उनका हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, उज्ज्वला योजना जैसी चीजें आ गई, प्रधानमंत्री आवास योजना आ गया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन आ गया, आंतरिक सुरक्षा जैसे जो मुद्दे हैं, आतंकवाद जैसे जो मुद्दे हैं और जो एस्पिरेशनल इश्यूज हैं वो सारे उनके पूरे हो रहे हैं। जो चीजें रह जाती हैं उन्हें राज्य सरकारें जो दूसरी पार्टियों की है वो पूरा कर देती हैं। राज्य सरकारें हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो भी फ्रीबीज दे रही हैं लोगों को, इसलिए वो मुफ्त बिजली दे रही हैं, मुफ्त पानी दे रही हैं, मुफ्त इंटरनेट दे रही हैं और भी बहुत सारी चीजें दे रही हैं। इसलिए लोग जो हैं शांति काल में प्रसन्न हैं, वो आक्रोश से बहुत दूर हैं और ना ही भविष्य को लेकर उनके मन में कोई आशंका है। इसलिए लोग अभी अपने सर्वाइवल मोड में नहीं हैं बल्कि नॉर्मल मोड में हैं। और जब लोग नॉर्मल मोड में होते हैं, शांति काल में होते हैं, तो वो चुनाव में वोटिंग को लेकर उत्साह नहीं दिखाते, क्योंकि उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, पर्पस नहीं है, क्योंकि वो अपने भविष्य को लेकर आशंकित और वर्तमान को लेकर आक्रोशित नहीं होते। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी अब हार्ड हिंदुत्व के मुद्दों पर बयान दे रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी ने अपनी जो रणनीति अचानक से चेंज की है, उन्होंने एक पैनिक बटन दबाया है। ये पैनिक बटन बीजेपी के लिए नहीं है, ये पैनिक बटन उन्होंने दबाया है वोटर के लिए। और ये उन्होंने ट्रिगर अब ऐसा दबा दिया है जिससे वोटर शायद अब या तो आक्रोशित होगा या फिर अपने भविष्य को लेकर आशंकित हो जाएगा और फिर एक उद्देश्य के साथ वो वोटिंग करने के लिए बाहर निकलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज ये कहा कि कांग्रेस देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है, जबकि राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो बाबर को मानने वाले लोग भी जय श्री राम बोलने लगेंगे। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में हमारे त्योहारों पर डीजे बंद कराए, जिन्होंने हमारे त्योहारों पर रामनवमी हो चाहे हिंदू नववर्ष हो उस पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया, जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब जरा चुनावी कैलकुलेशन भी देख लीजिए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की जिन 88 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटों की संख्या 25 से 65% के बीच है। और मुस्लिम सीटों के लिहाज से यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। बिहार में जिन 5 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें किशनगंज में 65%, कटिहार में 42%, पूर्णिया में 23% और भागलपुर में 17% मुस्लिम वोटर हैं। जबकि असम में जिन 5 सीटों पर वोटिंग है उनमें करीमगंज में 53%, सिलचर में 38%, मांगलदोई में 33% और नौगांव में 43% मुस्लिम वोटर हैं। और इसी तरह दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटों पर वोटिंग होनी है। और केरल वो राज्य है जहां पोन्नई और मल्लपुरम जैसी सीटों पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। और पूरे केरल में लगभग 27% मुस्लिम वोटर्स हैं। और केरल की तरह उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें मेरठ में 34%, अमरोहा में 39%, बागपत में 29% और गाजियाबाद में 27% मुस्लिम वोटर हैं। और इसीलिए इस चरण में हिंदू मुसलमान के मुद्दे इतने ज्यादा हावी होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक बात लेकिन ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव के दौरान भी कांग्रेस
और बीजेपी के जब मुकाबला था उनके बीच में, तब बीजेपी ने बजरंग बली का मुद्दा ऐसे ही उठाया था जोर शोर से, लेकिन तब भी बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाई थी। हम आपके खाने में इस्तेमाल होने वाले चटपटे मसालों की कड़वी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। चुनाव तो अब चटपटा हो ही गया है, लेकिन हमारे देश में लोगों को खाना भी चटपटा चाहिए होता है। हांगकांग और सिंगापुर की सरकारों ने एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड नाम के केमिकल की मात्रा जरूरत से ज्यादा है, जिसका अधिक प्रयोग करने से कैंसर भी हो सकता है। अब भारत में भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया इन मसालों की क्वालिटी की जांच कर रहा है। हांगकांग और सिंगापुर में जिन 4 मसालों पर प्रतिबंध लगा है वो है एमडीएच का मद्रास करी मसाला, मिक्स्ड मसाला और सांभर मसाला, और एवरेस्ट का फिश करी मसाला। आप नोट करके रख लीजिए, शायद आप भी इनका इस्तेमाल करते होंगे अपने सांभर को चटपटा बनाने के लिए, मसालेदार बनाने के लिए, या अपने फिश करी को और ज्यादा मसालेदार बनाने के लिए। आरोप है कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक केमिकल ज्यादा मात्रा में है, जो मसाले इसलिए इसमें इस्तेमाल होता है ताकि मसाले जल्दी खराब ना हो, इसलिए इसका प्रयोग होता है। यह केमिकल कीटनाशकों में भी होता है और सिंगापुर में इसे कीटनाशक की श्रेणी में ही रखा जाता है और इसे खाया नहीं जाता। एथिलीन ऑक्साइड अगर जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए तो यह खतरनाक होता है, और द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक इससे कैंसर भी हो सकता है। पिछले साल भी एवरेस्ट के 2 मसालों पर अमेरिका में सवाल उठे थे और वहां की ड्रग अथॉरिटी ने एवरेस्ट के सांभर मसाला और गरम मसाला में सैल्मोनेला बैक्टीरिया पाया था, जिससे बुखार, पेट दर्द और डायरिया हो सकता है। एमडीएच ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एवरेस्ट ने कहा है कि उसके 60 में से सिर्फ 1 मसाले पर सवाल उठा है और उसके मसाले बिल्कुल सुरक्षित हैं, यह उन्होंने कहा है। भारत मसालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहा है और अंग्रेज और कई दूसरे देशों के व्यापारी मसालों के लिए ही भारत आते थे। भारत का मसाला पूरी दुनिया के लोग खाते थे। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है और यहां सबसे ज्यादा मसाले खाए जाते हैं, और मसालों का सबसे ज्यादा निर्यात भी भारत ही करता है। 2022-23 में भारत ने 1114 करोड़ किलोग्राम मसालों का उत्पादन किया था और 2023 में भारत में मसालों का बाजार 1,80,000 करोड़ रुपए का था। इसमें 31,80 करोड़ रुपए का मसाला भारत ने दूसरे देशों को बेचा था। लेकिन मसालों के देश भारत में मसालों के इस्तेमाल का तरीका बदल गया है। पहले घरों में मसाले घर में ही बनाए जाते थे, कूटे जाते थे, घरों में पीसे जाते थे और सबको पता होता था कि हम मसालों में क्या खा रहे हैं। लेकिन अब खास तौर पर शहरों में रेडीमेड पैकेट बंद मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं और इनमें कितना मसाला है, कितने केमिकल्स हैं, कौन से केमिकल हैं, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। आप अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक था, फिट था, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, उसे कोई बुरी आदत नहीं है, खाना पीना ठीक खा रहा है, फिर भी कैंसर हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने खाने में क्या खा रहे हैं, कौन सा केमिकल हमें बिना जानकारी के हमारे पेट में जा रहा है, हम उस बात को समझते ही नहीं है। इसलिए आप खाना तो स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, मसालेदार खाना चाहते हैं, लेकिन मसाले जब आपके रसोई में आते हैं तो एक बार जरा सोच समझकर इन मसालों को खाइए। और हम तो आज भी आपसे कहेंगे कि अपने घर में निर्मित मसालों का प्रयोग कीजिए और घरों के अंदर जैसे पहले मसालों को कूटकर बनाया जाता था, उसी प्रकार की कोई ना कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए ताकि आप इन केमिकल से बच सके। ये स्वादिष्ट तो बहुत है, मसालेदार तो बहुत है, लेकिन आपकी जान भी ले सकते हैं। विदेशों में तो इसे लेकर बहुत कड़े कानून है, वहां आप जो चाहे बेच नहीं सकते, लेकिन भारत में कोई कानून कड़े हैं नहीं। इसलिए ये जो उत्पादक हैं अलग अलग खाने पीने की चीजों के, ये जो चाहे वो भारत के बाजारों में बेच देते हैं। कई बार झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है।